गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS नर्सिंग एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं नॉट सेट 7 प्री का पेपर सॉल्यूशन। तो हमारी तरफ से जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या उनके आंसर्स थे। तो शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पूटम सैंपल्स कलेक्टेड टू कंफर्म TB अकॉर्डिंग टू डॉट्स। तो अकॉर्डिंग टू डॉट्स जो TB को कंफर्म करने के लिए जो सैंपल्स होते हैं वो हम 3 सैंपल्स भेजते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला था वो था 3 सैंपल्स टू कंफर्म TB डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल वेन कैथेटर एम्प्टी पोर्ट शुड बी फ्लश्ड आफ्टर। सो जो सेंट्रल वेन कैथेटर होता है उसको जो एम्प्टी पोर्ट होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं का जो एम्प्टी पोर्ट होता है उसे हम फ्लश करते हैं एवरी आफ्टर 24 आवर्स। अदरवाइज़ जो यूज्ड पोर्ट्स होते हैं उन्हें हम हर शिफ्ट में फ्लश करते हैं विथ हेपरिन। और जो एम्प्टी पोर्ट होता है उसे हम फ्लश करते हैं 24 आवर्स में। तो जो हेपरिन होता है वो हम लेते हैं 1 ml हेपरिन इन 9 ml NS। वैसे तो हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, लेकिन ये भी एक किसी एम्स की पॉलिसी है जिसमें हम हेपरिन लेते हैं 1 ml इन 9 ml NS। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला था। 24 आवर्स में हम जो सेंट्रल वेन कैथेटर होते हैं उसके पोर्ट्स को फ्लश करते हैं इन एवरी 24 आवर्स। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार नॉट सेट 7 में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, चाइल्ड हाइपोटेंशन इज़ कंसिडर्ड व्हेन मैप इज़। सो जो चाइल्ड हाइपोटेंशन होता है उसमें मैप जो होता है वो होता है लेस देन 40 mmHg। तो जनरली BP लो हम तब कंसिडर करते हैं जब उसका BP लेस देन 60 होता है। लेकिन मैप का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो मैप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई 3। तो ये जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आने वाला है लेस देन 40। सो जो हाइपोटेंशन होगा वो कंसिडर किया जाएगा जब मैप होगा इस लेस देन 40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था इस बार नॉट सेट 7 में। इन एन इमरजेंसी NICU CPR इज़ प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड बाय हाउ मैनी नर्सिंग हेल्थ वर्कर्स। सो जो CPR होता है वो चाइल्ड को प्रोवाइड करने के लिए जनरली हम लोग क्या होता है कि जो राइट आंसर है वो इसका 2 पर्सन्स। अगर 2 पर्सन्स अवेलेबल नहीं है तो 1 रेस्क्यूअर भी कर सकता है, लेकिन जो ऑफिशियली गाइडलाइंस है उसमें क्या होता है कि जो CPR प्रोवाइड करेगा वो होते हैं 2 रेस्क्यूअर्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला था 2 पर्सन्स। तो जिसने भी 2 पर्सन्स आंसर किया है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकेशन दैट नीड डबल सेफ्टी रीचेकिंग मीन्स एनी मेडिकेशन जो आप डबल रीचेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरली हम देखते हैं आइबुप्रोफेन और ये एसिटामिनोफेन ये दोनों तो NSAID हैं, तो इसके लिए डबल चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक एंटीबायोटिक है तो इसके लिए भी डबल चेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन जो ड्रग होती है जिसका डबल चेक करना ज़रूरी है वो हेपरिन। डबल चेक बाय अनदर जो नर्सिंग पर्सनल्स है उसके द्वारा ये डबल चेक की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला था वो था हेपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस बार नॉट सेट 7 में आया था, 6 वीक बेबी वैक्सीन शुड बी गिवन। सो जो 6 वीक पे जो बेबी होता है उसको जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है वो होती है OPV 1, क्योंकि जो 0 डोज होता है वो तो हम बर्थ पे दे देते हैं। उसके अलावा जो 6 वीक पे देते हैं वो होता है OPV 1, पेंटावेलेंट 1 और हेपेटाइटिस B वैक्सीन। तो ये 3 जो वैक्सीन्स होती है ये हम देते हैं 6 वीक पे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला था वो था OPV 1, पेंटावेलेंट 1 और हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन 1 किया है वो है राइट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा इसके ऑप्शंस और भी थे, रोटा वायरस था, लेकिन वो चलो नहीं, अपने पास राइट आंसर जो है वो है तो अपन और ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो एसिड बेस बैलेंस से बनता है हर बार। तो इसमें हम देख लेते हैं कि pH डिक्रीज़ हो रहा है तो एसिडोसिस, PCO2 इंक्रीज़ हो रहा है, PCO2 इंक्रीज़ हो रहा है तो रेस्पिरेटरी, और ये HCO 330 है तो इसमें ऑप्शंस थे जो कंपनसेशन का पूछा जाता है, तो ये कम्प्लीटली कंपनसेट नहीं हुआ है। तो तीनों ये इसका जो अभी कंपनसेट करने की कोशिश, अब जो तीनों वैल्यूज़ है वो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा कंपनसेशन का होगा। अभी अब बाइकार्बोनेट को देखेंगे तो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका जो आंसर होने वाला था वो था पार्शियल कंपनसेटेड। अब आप नेक्स्ट देखोगे कि जो रेस्पिरेटरी और एसिडोसिस का जो सीन है, जो हमने पहले ही बताया था कि अगर मेटाबॉलिक होता है तो उसमें हम लोग दोनों क्या होता है सेम चीज़ों से इंक्रीज़ करता है, pH भी बढ़ेगा और बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, तब होता है मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी में रहने वाला है कि जो आपका वैल्यू है pH डिक्रीज़ हो रहा है, PCO2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपका काउंट होता है रेस्पिरेटरी में। तो पहले हम जो चेक करते हैं चीज़ें वो चेक करते हैं जो एसिडोसिस है कि एल्कोलोसिस है, तो वो हमें पता लगता है pH से। तो pH अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो एसिडोसिस, pH इंक्रीज़ हो रहा है तो एल्कोलोसिस। तो ये यहाँ पे आपने साफ देख लिया कि pH डिक्रीज़ हो रहा है तो एसिडोसिस, तो फर्स्ट ऑप्शन एसिडोसिस। दूसरा देखते हैं कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक। तो अगर क्रॉस में जाता है कि pH इंक्रीज़ और PCO2 डिक्रीज़, तब एल्कोलोसिस होता है। यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो थी pH डिक्रीज़ हो रहा है और PCO2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमने सेकंड ऑप्शन दे दिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर जो थर्ड वाला है कंपनसेटेड में तीनों वैल्यूज़ जो अब नॉर्मल थी, तो इसलिए हमने इसका जो फार्मूला होता है वो हमको आपको फर्दर क्लासेस में डिफाइन कर देंगे। तो ये हो गया पार्शियल कंपनसेटेड, तो इसका आंसर था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। तो जिसने भी आंसर किया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेटेड, उनका राइट आंसर है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूबॉर्न टंग थ्रस्ट सीन इन विच सीजर। तो इसमें जो क्वेश्चन था ये देखो, हमने आपके लिए डायग्राम प्रोवाइड किया गया है कि जब सीजर आता है न्यूबॉर्न को तो उसकी जो टंग है वो टंग थ्रस्ट सीन किया जाता है, तो वो किया जाता है सबटल सीजर में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सबटल सीजर में, क्योंकि जो दूसरे चीज़ें हैं उनमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, इसमें क्या होता है बॉडी स्टिफ हो जाए, टोन बन जाती है, और क्लोनिक में क्या होता है ट्रेमर्स और वो सारी चीज़ें आती हैं। तो जो न्यूबॉर्न में टंग थ्रस्ट दिखाई दी जाती है वो दिखाई देती है सबटल सीजर में। तो जिसने भी सबटल सीजर आंसर किया है वो है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लीड ECG का क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमेशा पूछा जाता है कि ECG के पक्के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। V1 कहाँ प्लेस किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है कि V1 जो होता है वो हमेशा राइट साइड में प्लेस किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो कहाँ लेफ़्ट साइड, तो ये तो गलत हो गया, मिड एक्सिलरी गलत हो गया, मिड क्लेविकर गलत हो गया। तो राइट साइड का एक ही ऑप्शन था स्टर्नम का, और वो था फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो जिसका भी ये आंसर किया है वो एकदम सही होने वाला है। अब देखो इसने यहाँ पे कम्प्लीटली डिफाइन किया है V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल एज पे। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सारा डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से जो लीड्स होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है। उसके अलावा राइट पे, लेफ़्ट पे वो सब चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पोस्टीरियर फ्रंटल। तो इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक मदर आपके पास आई है तो उसका जो फीटल हेड है तो वो है पोस्टीरियर फ्रंटल जो है वो होने वाला है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे पोस्टीरियर फ्रंटल है पेशेंट का, जो बेबी है उसका। तो जो पोजीशन ऑफ फीटल हेड क्या है, तो इसकी फीटल हेड जो इसका राइट आंसर है वो है लेफ़्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो जिसने भी लेफ़्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर किया है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाप्लेजिया इंक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा गया था। इसमें क्या होता था कि पेंटाप्लेजिया क्या होता है, उसमें एक चीज़ तो फिक्स है, पेंटाप्लेजिया में एक चीज़ फिक्स है, क्वाड्रीप्लेजिया तो सब में है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि क्वाड्रीप्लेजिया प्लस क्या होने वाला है, तो क्वाड्रीप्लेजिया प्लस
रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जो पेंटाप्लेजिया होता है उसमें ये एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, बाकी सब तो सेम है। तो इसमें पेंटाप्लेजिया में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को इंक्लूड किया जाता है। तो जिसने भी ये किया है वो राइट आंसर है एकदम। नेक्स्ट है पेशेंट MOI शुड अवॉइड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये नॉर्सेट का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है टायरामिन रिच फूड्स जो होते हैं वो हम अवॉइड करते हैं टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है नॉर्सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल पिल सेंसरोमन मोस्ट कॉमन यूज्ड इन इंडिया इन इज़ नोन एज। तो ये देखो ये है सेंसरोमन टैबलेट, जिसे हम लोग कहते हैं छाया या सहेली, और ये आपकी होती है नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो वंस अ वीक दी जाती है और इसमें आती है 8 टैबलेट्स। अगर आप देखोगे तो 8 टैबलेट्स आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल पिल, तो इसका राइट आंसर है छाया। तो जिसने भी छाया किया है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन डिलीवर अ बेबी एंड आफ्टर 6 weeks शी प्लान्स यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प टू ट्रीट हिर्सुटिज्म एंड एक्ने। तो इसका राइट आंसर है, ये तो है ही नहीं तो इसका राइट आंसर है ये लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल आईयूडीज। तो 6 वीक के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेफर किया जाता है वो होते हैं आईयूडीज। तो जिसने भी लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल आईयूडी किया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट कंटिन्यूसली वॉश हिज फेस एंड वाइप इट नोन आफ्टर नोइंग दैट, मतलब उसे पता भी है कि वो बार बार अपने फेस को वॉश कर रहा है और उसे पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन वो इस एक्ट को स्टॉप नहीं कर पाते। तो इसे क्या कहते हैं कि एक रिपीटेटिव एक्ट है, जो भी एक्ट है वो रिपीटेटिव कर रहा है आफ्टर नोइंग कि वो गलत है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नॉट एबल टू कंट्रोल, नॉट एबल टू कंट्रोल। तो क्या होता है कोई भी रिपीटेटिव एक्ट वो इसलिए करता है क्योंकि उसके जो उसमें क्या होता है स्ट्रेस या एंजाइटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए वो एक्ट को बार बार करता है। सो ये चीज़ें, ये जो डिजीज़ कंडीशन कहलाती है ये कहलाती है OCD। OCD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें कहता है ऑब्सेशन इज़ एनी काइंड ऑफ थॉट, जो बंदे के अंदर थॉट आ रहा है उसको स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है और उसको रिलीव करने के लिए वो जो एक्ट कर रहा है वो कहलाता है कंपल्शन। सो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे पेशेंट को स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है और वो चीज़ों को बार बार करे जा रहा है, तो वो सारी कंडीशंस आती हैं OCD में। बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिसमें अलग अलग थॉट्स आते हैं, जैसे किसी चीज़ों को अरेंज करने के थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, तो वो सारी डिजीज़ कंडीशन को कहते हैं OCD। तो इसमें जिसने भी OCD किया वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा डिप्रेस्ड, एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा डिप्रेस्ड है एंड वाइट थिन रिंग इज प्रेजेंट, ये कौन सी कंडीशन में होता है। तो आप अगर डायग्राम में देखोगे तो ये जो प्लेसेंटा है देखो ये डिप्रेस्ड है, ये अंदर की तरफ धंस चुका है और इसके बाहर एक वाइट कलर की रिंग बन रही है। सो ये कंडीशन जो होती है, डायग्राम नहीं दिया गया था लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम दे रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। सो जिसने भी सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा किया है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट वांट टू स्टॉप अल्कोहल एंड ही इज़ टेकिंग डाइसल्फिराम। आफ्टर नाइट ही केम टू होम एंड टेक 2 ग्लास ऑफ एल्कोहल छोड़ने के लिए गया, फिर वापस एल्कोहल ले लिया घर पे आके, फील डिजीनेस हेडेक। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस सिम्टम्स। तो जनरली हम जो डाइसल्फिराम है वो हम यूज़ करते हैं जो पेशेंट्स होते हैं इनको एल्कोहल छुड़वाना होता है। आपने देखा होगा कि जो बाहर पोस्टर्स लगे होते हैं बिना पता लगाए एल्कोहल छुड़वाएं, दारू नशा छुड़वाएं, तो उसमें वो लोग डाइसल्फिराम का यूज़ करते हैं। डाइसल्फिराम क्या करवाता है, एक
जो भी बंदा होता है या पेशेंट होता है उस पर अगर वो अल्कोहल लेता है तो उस पर क्या वो रिएक्शन करवा देता है। तो विड्रॉल तो है ही नहीं, ईपीएस नहीं होता, ईपीएस तो एंटीसाइकोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है। तो जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो डाइसल्फिराम कराता है, वो तो डाइसल्फिराम मिथेनॉल रिएक्शन। तो जिसने भी DER, इसे हम कहते हैं DER, तो जिसने भी ये किया वो राइट आंसर है DER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया थिंक समवन वांट टू किल मी एंड वांट टू रन। ये तो बहुत ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है नॉर्सेट का, कि कोई भी बंदा है वो आप एक जो पेशेंट को लगता है, सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, तो उनको लगता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं डेल्यूजन्स होते हैं जनरली फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। तो ये जो होता है कि जिसमें उसे लगता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, उसे हम कहते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो जिसने भी डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किया है एकदम राइट आंसर है उसका। ग्रैंडियोसिटी अलग चीज़ होती है। ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं, मैं गॉड हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वो होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्राफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तो देख लो, बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ तो वो होते हैं जो आपके ऐसे बनते हैं, ये दोनों ऐसे ही बनते हैं। इसमें दो डिफरेंस होता है कि जो बार ग्राफ होता है उसमें थोड़ा गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, वो ऐसे चलता रहता है। पाई चार्ट नहीं होता, पाई चार्ट ऐसे बनता है, 360 डिग्री बनता है पाई चार्ट। तो ये जो आपका होता है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद जो ऐसे स्कैटर करके जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, ये आपका कहलाता है स्कैटर प्लॉट। तो जिसने भी स्कैटर प्लॉट किया वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंगटन टीथ डेफनेस सीन इन विच डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है कंजेनिटल सिफिलिस। इसके अंदर ये हंटिंगटन टीथ होता है, डेफनेस होता है, उसके अलावा एक नेजल सेप्टल डिफेक्ट भी होता है इसमें, ये भी शायद क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये कंजेनिटल सिफिलिस में देखी जाती हैं, हंटिंगटन टीथ, डेफनेस और ये सारी चीज़ें कंजेनिटल सिफिलिस में देखी जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय एब्लेशन सर्जरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्लेशन सर्जरी वो होता है जिसमें क्या होता है, हम कोई भी बॉडी डिजीज पार्ट, जो भी डिजीज़ बॉडी का जो पार्ट होता है जिसमें डिजीज़ प्रेजेंट होती है, उसे हम रिमूव कर देते हैं, तो उसे हम कहलाता है एब्लेशन सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज। ये तो ऑल टाइम, ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, सेम ऑप्शंस रहते हैं हमेशा कि येलो ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज किस चीज़ में दिखता है। तो इसका राइट आंसर है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ये तो हर दूसरे तीसरे नॉर्सेट में इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड कंप्रेशन इन न्यूनेट। पढ़ा ही होगा, व्हील चॉप, वेरिएबल, ये होता है कॉर्ड कंप्रेशन, और ये दिखता है, ये करवाता है वेरिएबल डीएक्सेलरेशन। तो जिसने भी वेरिएबल डीएक्सेलरेशन किया बहुत राइट आंसर है उसका। ये इसका निमोनिक है, इसका हम वीडियो हम आपको डाल देंगे कि किस किस चीज़ों का क्या क्या मतलब होता है और किस किस कंडीशन में किस टाइप का एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन आपको मिलता है। तो जिसने भी वेरिएबल डीएक्सेलरेशन किया है एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ ट्रॉमा इंजरी इज़ ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, व्हाट केयर इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट। ट्यूब चेंज एवरी 48 आवर्स, नहीं ये नहीं होता है। हेड एलिवेशन ऑफ बेड टू 90 डिग्रीज, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। जो बेड डिग्री एलिवेशन होता है वो कम से कम 30 डिग्रीज के आसपास होता है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था ओरल केयर विद क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन से माउथ वॉश किया जाता है। पहले बिटाडिन वगैरह से करते थे, जो बिटाडिन वगैरह आते थे, बिटाडिन गार्गल्स आते थे, लेकिन उसके बाद चेंजेस हुए, क्लोरहेक्सिडिन जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है, तो इसलिए आजकल क्लोरहेक्सिडिन से माउथ वॉश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द, ये इमेज के क्वेश्चंस तो आना हर बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो 1 2 3, इसमें ऑप्शंस भी थे,
मेलकॉट था, मेलकॉट कैथेटर था, 3 वे था। तो ये आपका है 3 वे फॉलेस। तो ये आपका था 3 वे फॉलेस कैथेटर। तो मेनली जो क्या होता है, TURP होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ से इरिगेशन डालते रहते हैं और यहाँ से क्या होता है, यूरिन वापस बाहर आता रहता है। तो वैसे हम बहुत सारे यूजेस होते हैं 3 वे फॉलेस के, लेकिन TURP में भी हम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इरिगेशन करते हैं, फिर जो भी क्लॉट्स वगैरह होते हैं वो इस पोर्ट से बाहर आते रहते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह यूरेथ्रा में वो नहीं होती है। तो यहाँ से इरिगेशन चलता रहता है, यहाँ से यूरिन बाहर आता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 3 वे फॉलेस कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया। ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो जिसने भी हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया किया है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ इन्फेंट विद एन इम्प्रॉपर हार्ट पल्सलेस VT व्हाट इज नीडेड टू बी बेडसाइड और व्हाट इज नीडेड टू बी डन। ये क्वेश्चन था। तो जनरली क्या होता है, जब एक पल्सलेस VT में आता है पेशेंट, तो पहले हम उसको CPR देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि CPR दे चुके हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो उसके बाद ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये तो सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस हम शॉक प्रोवाइड करते हैं। तो अगर पल्सलेस VT है तो उस पेशेंट को हम लोग सीधा जाते हैं डिफिब्रिलेटर पे। तो जो राइट आंसर था इसका वो था डिफिब्रिलेटर, कि जो भी पेशेंट है, जो इन्फेंट है, उसको हम डिफिब्रिलेट करेंगे। तो बेड साइड डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDL का फुल फॉर्म पूछा था इन्होंने, तो हम लेके आ गए DRDL का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। और जनरली क्या होता है, डिफेंस के लिए ये बहुत सारे इक्विपमेंट, जो इंडियन आर्मी है उसके लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, जो भी एम्यूनिशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होता है, ये DRDL बनाता है। देख लेना, अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाए तो हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक और डायग्राम आया था यहाँ पे। तो ये डायग्राम है कील एंड फोर्सेप का। तो जिसने भी उसका आंसर कील एंड फोर्सेप किया वो एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डायग्राम पूछा गया था यहाँ पे। तो ये हम आपके लिए पूरा लेके आ गए हैं कि लियोपोल्ड मैनवर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हर बार कोई ना क्वेश्चन। तो इस बार इन्होंने पूछा था थर्ड मैनवर। इसमें क्या इन्होंने डायग्राम दे रखा था, जिसमें क्या मदर ने उस बच्चे का हेड पकड़ रखा था। तो ये डायग्राम था थर्ड मैन्योर का, और इसे हम कहते हैं पाउलिक मैन्योर। ठीक है, तो ये एक डायग्राम पूछा गया था, और हर साल एक नया डायग्राम इसमें से पूछते हैं हमेशा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेसोफेरिंक्स एयरवे इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो ये जो अभी क्या होता है, CSF लीकेज होता है, उसमें हम लोग नेसोफेरिंक्स एयरवे क्या होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। निमोनिया में CSF लीकेज नहीं होता है, एनीमिया भी नहीं होता है। इंक्रीज ICP में ICP बढ़ता है, लीकेज नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर था वो था बेसल स्कल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है CSF लीकेज होता है, तो उसमें नेसोफेरिंक्स एयरवे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल ये कैल्सिटोन PTH होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ सिचुएटेड होते हैं, पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड। वो मेजर रेगुलेट करते हैं कैल्शियम को, उन्हें हम लोग कहते हैं PTH हार्मोन्स। और पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है जो रेगुलेट करती है कैल्शियम लेवल को, और हार्मोन होता है पैराथार्मोन। फुल फॉर्म इसका है पैराथार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट एडमिटेड इन इमरजेंसी विथ पाइलोनेफ्राइटिस विच इज़ द क्लासिकल साइन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस पूछा था इन्होंने। तो इसका राइट आंसर है कोस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस। ये इसका क्लासिकल साइन है पाइलोनेफ्राइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाइल असेसिंग ब्लड प्रेशर स्टेथोस्कोप शुड बी प्लेस्ड ऑन। तो जनरली जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ये पेशेंट होता है, हाँ पेशेंट थोड़ा हमारा अलग सा है, तो यहाँ से हम उसका बीपी कफ बांधते हैं। तो यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी नहीं होती है, यहाँ पे एपिकल आर्टरी नहीं होती, यहाँ कैरोटिड, यहाँ एपिकल, रेडियल आर्टरी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप पुट करते हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये जो प्लेस है, ये होती है ब्रेकियल। तो ब्रेकियल पे हम लोग स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं। तो ये इसका जिसने भी राइट आंसर किया है ब्रेकियल, तो ब्रेकियल पे हम लोग स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं। तो उसे मिल गया नंबर 1, और जिसने नहीं किया है उसे मिल गया 0, और जिसने गलत कर दिया उसे मिल गया -1/3। देख लेना भाई क्या लिया है तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट एडमिटेड इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ बीपी ऑफ 180/110, नर्स गिवन एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन, आफ्टर दैट बीपी इज़ 120/80, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज़ द प्रायोरिटी। अब क्या है कि भाई बीपी पहले था ज़्यादा, फिर बीपी हो गया नॉर्मल, तो अब क्या करना है पेशेंट को, नर्स को क्या करना है, इन्फॉर्म फिजिशियन। अब क्या है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, अब तो इमरजेंसी नहीं है। एनकरेज द पेशेंट टू वॉक इन रूम, क्यों घुमाना है, भीड़ करवा रहे हो। गिव अगेन मेडिकेशन क्यों देनी है, क्योंकि पेशेंट तो वापस नॉर्मल हो गया है। तो इसका राइट आंसर था रीअसेस द पेशेंट इन 15 मिनट्स। तो जनरली कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जब किसी पेशेंट का बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हाई या डिक्रीज़ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन देने के बाद एसेस करते हैं आफ्टर 15 मिनट्स कि हाँ चलो वापस ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम दूसरी मेडिकेशंस या फिर फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आओ कुछ बताओ, नई चीज़ देंगे, तब हम उनको दोबारा जाते हैं। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल आ गया तो एसेस कर लेते हैं 15 मिनट्स में कि वापस तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ये थे आपके नॉर्थ सेट के 35 क्वेश्चंस जो इस बार आए थे, और जिसने भी अपने अपने करेक्ट आंसर्स किए हैं वो देख लीजिए। तो बाकी ये थे 35 क्वेश्चंस, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो पे देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगा हो सही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।